नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश और दिवाली के मौके पर हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बाजार के बड़े जानकारों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट दिवाली टू दिवाली कैसे चलेगा और कौन से स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में कमाई करा सकते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं देवेंद्र चोकसी जी, एमडी डीआर चोकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के। देवेंद्र सर नमस्कार, बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। नमस्ते रजत, और आप सर्वों को भी दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबके लिए वर्ष मंगलदायी निवड़े और खूब खूब प्रगति करें हम सब यहाँ से हमारे देश के साथ। सर मार्केट्स ने 2023 में रिकॉर्ड स्तरों के दर्शन कराए थे। ये तो पता है कि 2024 बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है, इलेक्शंस आने वाले हैं। लेकिन क्या बाजार की रफ्तार यहां से तेज होगी या फिर कोई बड़ी गिरावट का इंतजार कर रहा है मार्केट? आपकी अप्रोच क्या है मार्केट्स पे इस साल? तो रजत, जनरली ऐसा देखा गया है कि इलेक्शन के 6 महीने पहले नवंबर से मई तक का जो पीरियड रहता है उसके अंदर जनरली मार्केट बढ़ते हैं। आप लास्ट 5 अलग अलग इलेक्शन से निकाल के देख लीजिए। 1998 onwards, thereafter every 5 years whenever the elections have taken place, आप हर समय के इलेक्शन का निफ्टी का जो लेवल है वो निकाल के देख लीजिए। उसके सामने आपको एक ही चीज का फिगर मिलेगा कि निफ्टी हैज ऑलवेज अप्रिशिएटेड फ्रॉम एज लो एज 10-11% टू एज हाई एज 36%। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ओवरऑल मार्केट इलेक्शन के पहले के समय के अंदर डेफिनेटली स्टेडी रहेगा, मजबूत रहेगा। ये समय के अंदर थोड़ा बहुत जो एक प्रभाव है ग्लोबल सिचुएशन का, उसके हिसाब से मार्केट में थोड़ी रुकावट आई है। बट नहीं तो मैं ऐसा समझता था कि अगर ये रुकावट ना आती तो शायद मार्केट अगले लेवल के ऊपर डेफिनेटली आगे बढ़ चुका होता। बट आई स्टिल बिलीव दैट आई थिंक देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी यहाँ से मार्केट आगे बढ़ सकता है, और उसको आगे बढ़ने के लिए जो कारण है उनकी शायद हम चर्चा करें। तो मैं अपने अगले सवाल आपकी राह देखता हूँ कि उसके अंदर मैं अगले इस चीज की ज्यादा चर्चा करूँ। सर वो पॉजिटिव ट्रिगर्स तो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपने ये युद्ध का जिक्र कर दिया ना, तो इजराइल हमास के बीच में और पूरे खाड़ी देश तो खैर इसकी चपेट में आ गए हैं अब। अभी ये नहीं पता ना कौन सी कंट्री किसके साथ भिड़ जाए। तो ऐसे मूड माहौल में क्या आपको लगता है कि मार्केट्स पे अभी बेट लगाना ठीक रहेगा? और दूसरा ये कि हम ना ब्याज दरें ज्यादा स्तरों पर मेंटेन रहेंगी ऐसी एक्सपेक्टेशन में क्या इक्विटी से बहुत ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं 2024 में? तो पहला दूसरा क्वेश्चन पहले लेता हूँ, बाद में इसराइल का बात करते हैं। ब्याज के दर बढ़ने की जो प्रक्रिया है मेरे ख्याल से 8 क्वार्टर तक बढ़ी है ब्याज, अभी वो यहाँ से अटकेगी, रुकेगी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भी ब्याज के दर बढ़ते हैं तो 4 या 6 क्वार्टर के अंदर मैक्सिमम ब्याज के दर बढ़ते हैं, उसके बाद में 2 क्वार्टर के अंदर मार्जिनल बढ़ते हैं। ये प्रक्रिया हमने लास्ट 1.5-2 साल के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे का समय के अंदर ब्याज के दर घटने चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इवन इफ देर इज अ वॉर, आई थिंक क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अरब देश जो है, अरब देश के अंदर leave aside Iran, I think rest of the people are not wanting to participate into this particular process of fighting war with Israel. But to a greater extent, जो OPEC countries है उनका प्रोडक्शन मेरे ख्याल से निर्धारित लेवल के आसपास आई थिंक बढ़ते रहेगा। तो एक चीज के ऊपर ध्यान रखें, तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट घटने शुरू हो सकते हैं। मे बी फरवरी मार्च का 24 के बाद का पीरियड है, उसके अंदर घटने की संभावना ज्यादा रहती है। Now I go to your first question about the war. मेरा ऐसा मानना है कि ये वॉर का डिसीजन आना बहुत जरूरी है, बिकॉज टेररिज्म कैनॉट बी अलाउड टू अफेक्ट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। आज की तारीख में जो हिसाब से हमास का अटैक इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हुआ था, that clearly declared that I think the terrorism I think started raising their head। और वर्ल्ड की कोई कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि इवेंचुअली आई थिंक whoever is supporting terrorism, they will have to be taken care of very systematically by the rest of the world। तो आई थिंक ये वॉर अनफॉर्चुनेट है, सिचुएशन डेफिनेटली आई थिंक कंट्रोल में अभी तक नहीं आई है। बट मेरा ऐसा मानना है कि बहुत लंबे समय तक ये टेररिज्म वॉर नहीं चल पाएगी। आई थिंक यूनाइटेड नेशन ऑल्सो हैज अंडरस्टूड that terrorists cannot be allowed to do their मनमानी in any situation। तो ये चीज के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे आगे के समय के अंदर। और मार्केट मेरा ऐसा मानना है
कि ये चीज को सिस्टमेटिकली डिस्काउंट करके आगे बढ़ते जाएगा, बिकॉज ग्लोबल अंडर करंट्स आर अदरवाइज रिमेनिंग एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड कन्विंसिंग फॉर द हायर ग्रोथ इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो लॉन्ग टर्म में तो हमारे बाजार चढ़ेंगे, लेकिन इस बाजार में जिस बार रिकॉर्ड स्तर लगे थे ना 2023 में, तो उसके बाद एक झटका लगा, 18,800 के बेहद करीब पहुंच गए थे। ये तो अभी फिर से दिवाली से पहले कुछ दिवाली शॉपिंग के चलते एकदम से तेजी पकड़ी है। सर, एफआईआईज का मूड माहौल अभी कैसा है? जो आंकड़े बताते हैं वो तो ये कि वो कुछ बहुत बढ़ चढ़ कर तो हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे। तो एफआईआईज कब लौटेंगे भारतीय बाजार में, और वर्स्ट केस सिनेरियो में इंडेक्स कितना नीचे जा सकता है, और दिवाली टू दिवाली आप कहां पर देख रहे हो इंडियन मार्केट्स को, स्पेशली निफ्टी? तो एक तो सबसे पहली चीज, एक अच्छी बात यह है कि जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है उनके वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है। जो वैल्यूएशन आई थिंक मिड कैप और स्मॉल कैप पे एक्सपेंसिव है, वहां पे एफआई ज्यादा ऑपरेट नहीं करता है। एफआई इज ऑपरेटिंग लार्जली इन द फ्रंट लाइन स्टॉक बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी क्राइटेरिया देते हैं। अगर उन्होंने फ्रंट लाइन स्टॉक के अंदर ये समय के अंदर थोड़ा माल बेचा है और अपने फंड्स वापस लेके गए, तो उसका एक रीजन ये भी है कि they were over leveraged portfolios. Most of the FIs today are operating out of ETF kind of a product portfolio. और उसके अंदर they were extremely over leveraged. और जैसे वहां पे ब्याज के दर बढ़े तो अपनी लेवरेज कम करने के लिए उनको माल बेचना पड़ा, तो माल बेचने का उन्होंने काम किया है। वो प्रक्रिया मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी है। So if I assume that I think it is not significant amount of selling which is now left with FIIs, तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल मार्केट स्टेबल हो जाएगा। और जो इंडेक्स स्टॉक्स जिसके हम बात कर रहे हैं, जिसके हिसाब से इंडेक्स ऊपर नीचे के लेवल की हम बात करते हैं, दे आर लाइकली टू रिमेन मोर स्टेडियर देन बिफोर। ऑन द कंट्री, मेरा ऐसा मानना है कि वेन एवर एफआई रिटर्न्स, they will find significant amount of undervalued frontline index stocks in the market। तो वहां से उसकी तेजी होनी जरूरी बनती है। तो आई थिंक ओवरऑल अगले एक साल की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर पिछला साल मिड कैप स्मॉल कैप के लिए बेनिफिशियली रहा, तो अगला साल मेरे ख्याल से लार्ज कैप के लिए बेनिफिशियली रहेगा। और ये जो सिचुएशन पर हम बात कर रहे हैं उसके अंदर मेरा ऐसा मानना है कि एफआई ऑल्सो विल रिटर्न इनटू द इंडियन मार्केट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। maybe I think those who are Indian investors are become smarter। I think वो लोग ये खराब मार्केट के अंदर भी नए फंड इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि I think they will make good amount of money from some of the large cap companies which are currently at a compelling valuation। सर, वही मेरा सवाल था। रिलायंस इंडस्ट्रीज चला नहीं, एचडीएफसी बैंक चल नहीं रहा, टीसीएस भी नहीं चल रहा, आईटी सेक्टर पे वैसे ही दबाव है, तो आईसीआईसी बैंक ने कौन सा परफॉर्म कर दिया? तो ये लार्ज कैप्स आप बोल रहे हो कि अगले साल चलेंगे, तो निवेशकों को भरोसा रखना चाहिए। अर्निंग्स विजिबिलिटी देखते हो आप, स्पेशली ये जो चार हैं? एक एक कंपनी की बात करें तो उनके अर्निंग्स की बात करें तो रिलायंस के अंदर 20% ग्रोथ है अर्निंग के अंदर। एचडीएफसी बैंक के अंदर आपका क्रेडिट ग्रोथ 20% के ऊपर है। अगर आप कोई भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बिजनेस देख ले तो उसके अंदर 20% के आसपास ग्रोथ है। मार्केट नहीं चलता है तो उसका रीजन अलग है, मार्केट नहीं चलता उसका रीजन डेरिवेटिव मार्केट है। 96% of the daily volume today in Indian market is contributed by derivative market, and derivative market is not used for hedging। derivative market is used maximum for speculation। तेजी के मार्केट के अंदर डेरिवेटिव मार्केट लेवरेज के लिए यूज किया जाता है, और मंदी के अंदर डेरिवेटिव मार्केट शॉर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट को अनकंट्रोल रखोगे तो आपका जो आर्ग्यूमेंट है लार्ज कैप स्टॉक्स का वो सही पुरवार होगा। The moment I think you remove the derivative market from the scenario, you will find that I think some of the large cap names which you have mentioned, उनके अंदर अंडर परफॉर्मेंस का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। बिकॉज एचडीएफसी बैंक 4 साल के अंदर उसका एयूएम 45 से 50 लाख करोड़ आगे जाने की संभावना दिखा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनी आई थिंक करीबन 20% रेट से ग्रो हो रही है, तो अगले 4 साल के अंदर उसका भी बैलेंस शीट डबल होना संभवित है। अगर आईसीआईसीआई बैंक इंक्लूडेड, अगर आप कोई भी बिजनेस को देखो 20% रेट से ग्रो कर रहा है, तो 4 साल में वो बिजनेस डबल होता है। तो मार्केट कैसे वैल्यूएशन पिकअप नहीं करेगा? अगर मार्केट 25% से रिटर्न कम देता है स्टॉक के अंदर और बहुत लंबे समय तक आई थिंक ये स्टॉक सबड्यूट रहते हैं, तो एक बहुत सरप्राइजिंग बात होगी। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दिस इज द टाइम टू बाय इनटू सम ऑफ द गुड क्वालिटी स्टॉक्स विद अ लॉन्ग टर्म आउटलुक व्हिच रिमेन्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव एंड कन्विंसिंग। शॉर्ट टर्म के अंदर आई थिंक द बिगेस्ट villain in the pack is derivative market, which has actually killed the investment cult in the global market as well as in Indian market। टीसीएस बायबैक के बावजूद नहीं चल पा रहा सर। अभी क्या लगता है, आईटी में चुनौतियां
बनी रहेंगी या फिर टीसीएस या फिर इन्फोसिस मौजूदा स्तरों पे खरीदनी चाहिए? और गाइडेंस जो इन्फोसिस ने दी है वो तो बाजार को पसंद नहीं आई थी, लेकिन अभी फिलहाल क्या करना चाहिए लार्ज कैप आईटी स्टॉक? अगेन आई थिंक अगर वर्ल्ड के अंदर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हो, अगर वर्ल्ड के अंदर आप बात करते हो कि 5G रोल आउट होकर आई थिंक फास्टर कंप्यूटिंग का जो माहौल बना है, उसके लिए आगे वर्ल्ड को बढ़ना है, तो टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनी को आगे आके नए कॉन्ट्रैक्ट विन करने जरूरी बनते हैं। आज की तारीख में फॉर्च्यून 500 कंपनी में से करीबन 30% कंपनीज आर ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेस। रेस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। Mid-size and small-size companies in the global market, which are equally vulnerable to the artificial intelligence and the data analytics. वो कंपनियां भी आज की तारीख में क्लाउड पे नहीं गई है। अगर ये सब कंपनियां क्लाउड के ऊपर जाती है, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्टर होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इनके लिए जवाबदार रहेंगे इन्फोसिस और टीसीएस, बिकॉज विदाउट दिस काइंड ऑफ कंपनीज no company can create their cloud infrastructure, no company can create I think their data analytics, no companies can I think survive in the business. It's a matter of time. I think likes of Infosys and TCS starts getting the orders from their customers who have been withholding their orders for last some quarters because of the valid problem that they are facing in their own country. Nothing to do with the business. On the contrary, जो कंपनियों का सर्वाइव होना है, उनके लिए बिजनेस के अंदर रहने के लिए they will have to adapt to AI blocks, blockchain, mixed reality, virtual reality जैसे टेक्नोलॉजी के जो ब्लॉक्स है उनके ऊपर आपको लाना जरूरी पड़ता है। दैट इज व्हाई आई बिलीव दैट इन्फोसिस टीसीएस काइंड ऑफ कंपनीज cannot be far away from getting higher amount of orders. They should be getting higher amount of orders sooner than later. ऐसा मेरा मानना है। सर, निफ्टी 50 कंपनियों की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ FY24 के लिए आप क्या रखते हो, जो अभी चल रहा है, और नेक्स्ट फिस्कल के लिए हम कितनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ मान कर चलें, और क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो उस ग्रोथ को लीड करेंगे? एक्सेलेंट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से 15% का बेस बना के चलते हैं। आई थिंक 15% काइंड ऑफ एन एवरेज अर्निंग ग्रोथ इज डिस्टिंक्टली पॉसिबल इवन इन अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। तो उसको एक तरफ पार्क करते हैं, और जो कैटालिस्ट है जिसके हिसाब से अर्निंग का ग्रोथ बढ़ने जा रहा है, उसके अंदर मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक द वे इन विच द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आई थिंक रिन्यूएबल एनर्जी का सब्जेक्ट के अंदर हम ग्रीन हाइड्रोजन के साथ में इंडिया के प्रोस्पेक्ट जोड़ सकते हैं। हम सोलर एनर्जी और स्टोरेज मैकेनिज्म के साथ में इंडिया के प्रोस्पेक्ट जोड़ सकते हैं। हम विंड एनर्जी और स्टोरेज मैकेनिज्म के साथ में इंडिया के प्रोस्पेक्ट जोड़ सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक दी कॉम्प्रेस गैस के साथ में भी हम हमारे प्रोस्पेक्ट जोड़ सकते हैं, बायोगैस की जो हम बात करते हैं। आई थिंक ऑल द नेचुरल मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी, इंडिया इज बेस्ट पोजिशन टुडे, एंड आई थिंक एज अ रिजल्ट ऑफ विच मेरा ऐसा मानना है कि एनर्जी कॉस्ट विल सिग्निफिकेंटली कम डाउन इन सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम। गिवन दैट सिनेरियो, आज की तारीख में अंदर ये नए फंड्स इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, तो आई थिंक दे विल बी मूविंग अराउंड विद द रिन्यूएबल सेगमेंट and the ecosystem around that. They'll be moving around with the defense segment and ecosystem around that, which is capital goods. They'll be moving ahead with I think railways, या जहाँ पे 2,50,000 करोड़ का कैपेक्स का प्रोग्राम, and they are moving around that. और they will be moving ahead with PLI schemes जो बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट ने इंसेंटिव के हिसाब से दाखिल किए, तो वो सब्जेक्ट के अंदर भी नए फंड आने शुरू हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ का कैपेक्स का प्रोग्राम रखा है, और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में हम लोग अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी कंपेलिंग प्रोपोजिशन फॉर एनीबॉडी इन द वर्ल्ड टू पार्क देयर मनी। अगर वर्ल्ड में पैसा कहाँ से आएगा उसकी एक चर्चा 1-2 मिनट के लिए कर ले तो भी अच्छा रहेगा। वर्ल्ड के अंदर 2008 से 2023 तक 15 साल के अंदर करीबन 25 to 27 ट्रिलियन डॉलर की नई करेंसी प्रिंट की गई है। 2020 के कोविड के बाद करीबन 15 ट्रिलियन डॉलर की नई करेंसी प्रिंट की गई है। इट मींस वर्ल्ड इज ऑलरेडी फ्लश विद द लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम, और इंडिया जैसी इकोनॉमी अगर आगे समय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स या PLI स्कीम के माध्यम से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की बात करती है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इट्स अ गेटवे ओपन फॉर लॉट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू वॉक इनटू द मार्केट विद लॉट ऑफ मनी। So according to me, I think the opportunities are going to be many, catalysts are going to be there,
and at the same time I think we are seeing the execution of these opportunities on the ground. तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बना है, एक कन्विक्शन है कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कॉर्पोरेट्स का अर्निंग ग्रोथ सस्टेनेबली आगे बढ़ेगा, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर अगर आप मार्केट कैप आज की तारीख में लेस देन $4 ट्रिलियन है और इकोनॉमी की साइज करीबन 3.7 $3.8 ट्रिलियन है, अगर इकोनॉमी की साइज आपकी $12 ट्रिलियन 2035 में बनती है, तो मार्केट कैप भी उसके साथ में $12 से $13 ट्रिलियन का बनना जरूरी बनता है। So we are talking about 4 times growth in next 10 to 12 years in the market cap. This is where I believe that I think we are having fantastic opportunity going ahead for next 10, 12 years. Some quarters I think may disturb you, but I think otherwise overall the market should perform better. That is my understanding of the subject. मुद्दा यही है कि जो दशक होगा या फिर अगले 20 साल भी लगा लो, तो वो भारत के नाम ही रहने वाले हैं। लेकिन ना चुनौती मार्केट पे यही होती है और उसी से हम रोज ही निपट रहे होते हैं लगभग, कि ये अर्निंग्स कहाँ पर आएंगी, नेक्स्ट क्वार्टर में कौन सी कंपनी और कौन से सेक्टर पे बेट लगानी चाहिए। तो सर आपसे बेहतर कौन बताएगा कि ये जो अभी रिजल्ट सीजन गया है इसमें क्या आपको ठीक लगा, कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करके गए हैं और कहाँ पर आपको विजिबिलिटी दिखाई देती है आने वाली कुछ तिमाहियां, कौन से सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो एक सबसे पहला पॉइंट तो रजत ये रहेगा आई थिंक कि इन्वेस्टर को हर रोज सुबह में मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हो तो हर रोज सुबह में ऊपर नीचे होता है मार्केट, उसके साथ में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ एक चीज की बात हम कर रहे हैं तो आप ज्यादातर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो। अगर डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो पैसा जाना डेफिनेट है, वो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक समबडी एल्स विल मेक मनी एट योर कॉस्ट। अगर आपको पैसा कमाना है तो डायरेक्शन तो आपके पास पॉजिटिव है, तो अगले 10 या 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ही अप्रोच रखें। अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर नॉट डम एंड इफ यू आर नॉट आई थिंक मेकिंग सिली मिस्टेक्स, आप ये मार्केट में से पैसा नुकसान कर नहीं कर सकते हो। आप डेफिनेटली ये मार्केट में से पैसा कमा के ही जाओगे अगले 10-12 साल के अंदर। रहना है आपको डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टमेंट करोगे इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स, अगर किसी को कोई ज्यादा समझ में नहीं आता है, वो खाली ईटीएफ के अंदर जो निफ्टी 50 का ईटीएफ है उसके अंदर भी वो पैसा रखेगा तो भी मेरे ख्याल से उसको 15% का रिटर्न छूट जाएगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इन्वेस्टर को कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं करनी है, उनको सिस्टमेटिकली आई थिंक एक अप्रोच के साथ में काम करना है। अगर वो अप्रोच के साथ में काम करता है तो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी भरपूर है। अगर बैंकिंग क्षेत्र की बात करें, कैपिटल गुड क्षेत्र की बात करें, जो क्षेत्र डिफेंस और रेलवे के साथ में जुड़े हैं उनकी बात करें, कंजम्पशन क्षेत्र की बात करो, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की बात करो, ऑटोमोबाइल एंसिलरी की बात करो, बैंकिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर, एनबीएफसी की बात करो, तो इस सब जगह पे मेरे ख्याल से पैसा कमाने का भरपूर स्कोप है, अवकाश है। अगर कोई जगह आपको शायद थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता भी है पैसा कमाना, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हर साल इलेक्शन आते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन आता है, और उसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी को जितना परफॉर्म करने के लिए कंसिस्टेंटली अप्रोच मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो अनफॉर्चुनेटली दोज कंपनीज आर द सफरर्स। बट अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर के अंदर आई थिंक दोज कंपनीज विच आर हैविंग गुड क्वालिटी मैनेजमेंट और जिनके वैल्यूएशन दाम से सही है, ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली आप इन्वेस्टर एडवाइजर की सलाह लेके इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, बट अदरवाइज आई थिंक इन्वेस्टमेंट शुड बी अ गुड सक्सेस फॉर एन एवरेज इन्वेस्टर हु इज diligently putting his money into the market. तो वैसे ना सबके मन में सवाल यही है, सरकारी कंपनियां आरईसी, पीएफसी, कोल इंडिया, सरकारी बैंक्स किस तरीके से चले और खासतौर से छोटे वाले जो बैंक्स चले कमाल करके 2023 में। तो सर पैसा तो यही बना है। अभी सरकारी कंपनी पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इलेक्शन से पहले, या फिर ये ऐसे ही चलते जाएंगे, स्पेशली आरईसी, पीएफसी जैसे जो स्टॉक्स। आपने सरकारी कंपनी में पैसा बनाने की बात की 2023 के अंदर, मैं खाली एक सवाल पूछता हूँ कि कितने इन्वेस्टरों ने सरकारी कंपनी के नतीजे देखे हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर? आपको डिसअपॉइंटमेंट रहेगा आप ये नतीजे देखोगे, क्योंकि आई थिंक दिस कंपनीज आर ग्रेट बिजनेसेस बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग विद द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट दे आर हैविंग। अनफॉर्चुनेटली जो मैनेजमेंट ये कंपनी को मिलनी चाहिए वो मिली नहीं है। हमारे बाजार के अंदर यूफोरिक कंडीशन के कारण शेयर के दाम बढ़ते हैं, मगर शेयर के दाम बढ़ने के लिए आपको वैल्यू भी साथ में बढ़ती रहनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियां के अंदर वैल्यू बढ़ने का अवकाश नहीं है, अवकाश जरूर है। However, I think these companies have been laggards. They have not been able to perform consistently on their business front. अलग अलग कारण है, मैं वो कोई कारण के ऊपर इमीडिएटली राय देना नहीं चाहता हूँ, परंतु एक चीज पक्का है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए दे आर ग्रेट बिजनेस मॉडल्स बाय द वे,
and some of these companies are having fantastic possibilities and potential. What they require is, I think, a systematic approach towards giving the continuity and the empowerment to the management of the company to take decisions. जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है. As a result of it, these companies are not consistently and sustainably performing in the business environment, even though they are great businesses. तो मैं थोड़ा वॉचफुल रहूंगा. मैं नहीं बोलता हूँ कि आप इन्वेस्ट ना करें. ऐसा बोलता हूँ कि आप गलत तरीके से कोई इसका प्रोजेक्शन न रख दें और सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करने के लिए स्टडी करके वो कंपनी के अंदर पैसा रखें. हाल फिलहाल में एक सेगमेंट और मार्केट में बहुत ही फेवरेट हो गया है, एंड दैट इज ब्रोकिंग हाउसेस से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर एक्सचेंजेस से जुड़े स्टॉक्स जो हैं वो, और एएमसी, ये सेगमेंट आने वाले समय के लिए, पहले तो ये बताएं कि ये परफॉर्म ही क्यों कर रहे हैं इतनी स्ट्रांगली, आप इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, क्या यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग हो गया है? क्योंकि जिस तरीके से शेयर्स चल रहे हैं वो तो कुछ और इशारा दे रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ और रिटर्न्स पिछले कुछ 2-3 महीने में इन स्टॉक्स ने डिलीवर किए। आउटलुक क्या है? आपके पास 12-13 करोड़ डिपॉजिटरी अकाउंट है और उसके अंदर से करीबन 3.5-4 करोड़ डिपॉजिटरी अकाउंट्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ खरीद है. रेस्ट ऑफ द डिपॉजिटरी अकाउंट्स के अंदर ईएम भी ज्यादा नहीं है. मेरे ख्याल से आई थिंक ब्रोकरेज कंपनी या इंटरमीडिएट कंपनीज के लिए स्कोप तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ती है, मार्केट कैप बढ़ता है, तो सर्टनली नए इन्वेस्टर मार्केट में आने वाले हैं, वो उसके अंदर कोई दो राय नहीं है. अगर हम 40-50 करोड़ नए इन्वेस्टर के अकाउंट नहीं खोल पाए अगले 12 साल के अंदर, आई थिंक वी विल हैव अ डिसअपॉइंटमेंट इन अवर इकोनॉमी, क्योंकि इन्वेस्टर को पैसा लाना ही पड़ेगा अगर इकोनॉमी को चलाना है. तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगले 10-12 साल के अंदर आई थिंक आपका 5-6 करोड़ का जो 3-4 करोड़ का एक्टिव अकाउंट है और 12-13 करोड़ का अकाउंट टोटल है, वो बढ़ के आपके पास 3 गुना 4 गुना अकाउंट होने जरूरी बनते हैं. So on that basis, I think some of the listed companies within the brokerage space, I think should perform well. That is a general analogy. अगर ये कंपनी को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है तो आई थिंक दे विल आल्सो हैव टू ब्रिंग न्यूअर प्रोडक्ट्स, व्हिच मैं समझता हूँ कि सम ऑफ द प्रोग्रेसिव कंपनीज आर ब्रिंगिंग न्यूअर प्रोडक्ट्स. मेनी ऑफ द कंपनीज आर कंटिन्यूइंग विद द डिस्काउंट ब्रोकरेज, जिसके अंदर वो लोग ने कस्टमर तो एक्वायर किया है, बट वो कस्टमर को पैसा कैसे कमा के देना, उनका उसके पास ज्ञान नहीं है. I think those companies which are focusing on advisory and those companies which are providing research-based services to the customer, they are likely to remain, I think, more sustainable business model than the discount brokerage companies. ऐसा मेरा मानना है. Maybe I think आपको एक calibrated view लेना पड़ेगा. शायद today I think most of these companies are working on euphoria at the same time. वो euphoric condition शांत होती है, I think people will start paying money to the advisory and asset management businesses more than I think the trading companies. सर, आपने यूफोरिया वर्ड का इस्तेमाल किया, और मिड कैप स्टॉक्स में बहुत ज्यादा हमने देखा है कि हाल फिलहाल में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई थी, और दिक्कत यही है कि रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के पास मिड कैप स्टॉक्स बहुत होते हैं। म्यूचुअल फंड्स की भी हमने कई रिपोर्ट पढ़ी, वो कह रहे थे कि ये वैल्यूएशंस जस्टिफाइड नहीं है, और एकदम से गिरावट होनी शुरू हो गई थी 2023 में। जिनका पैसा बन गया मिड कैप स्टॉक्स में, क्या है 2024 में वो और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी बहुत ही सेगमेंटल होना पड़ेगा, बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी स्मॉल कैप और मिड कैप्स में? I think in any market, specific approach is always paying rewards. आप अगर कोई भी जगह पे फंडामेंटल को चुक के काम करोगे तो शायद आपको ज्यादा तकलीफ भुगतनी पड़ेगी. 2024 के इलेक्शन ईयर के पहले मेरा ऐसा मानना है कि some of the mid cap and small cap companies will probably cross some of the valuations which are going to be through the sky, and they will become even more expensive than they are currently. अगर ये समय अच्छा मिलता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स विल कैपिटलाइज दिस टाइम एंड दे विल प्रोबेबली बुक आई थिंक अनरीजनेबल वैल्यूएशंस, मार्क माय वर्ड्स, अनरीजनेबल वैल्यूएशंस इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर पीरियड. तो 2024 के अगले 6-7 महीने जो बाकी है इलेक्शन के पहले, उसके अंदर शायद मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज के वैल्यूएशन आउट ऑफ कंट्रोल बनते हैं. तो दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशंस विल हैव टू बी सोल्ड इनटू and some profit will have to be taken back home. क्योंकि अगर वैल्यूएशन कंपनी का अर्निंग ग्रोथ से ज्यादा बढ़ते हैं तो शायद उसके अंदर डिफिकल्टी ज्यादा आएगी. मे बी इन्वेस्टर विल हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट दैट. 2023 में सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया रियल एस्टेट कंपनियों ने। रियल्टी कंपनियों की इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने कई समय से नहीं देखी थी सर, तो क्या अगले साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, रियल एस्टेट और जो इससे जुड़े हुए सेक्टर जैसे रियल एस्टेट फाइनेंस वाली कंपनियां, क्या यहाँ पर अभी आपको ग्रोथ दिखती है? ओवरऑल ग्रोथ डेफिनेटली एनबीएफसी के अंदर पॉजिटिव है, क्योंकि एनबीएफसी के माध्यम से देखें तो आई थिंक 20% के ऊपर का एयूएम ग्रोथ बना है.
in most of the NBFCs. And I think that is the reason for which I think most of the real estate companies are doing well. Because of systematic availability of funds towards housing and housing financing under the mandate of government to RBI and RBI to banks, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये प्रक्रिया चालू रहेगी अगले साल के अंदर भी। और रियल एस्टेट के कारोबार के लिए जो जरूरत है पैसा की, फंडिंग टू द डेवलपर एंड फंडिंग टू द बायर ऑफ द होम्स, आई थिंक ये दोनों को जो फंडिंग की जरूरत पड़ती है वो एनबीएफसी कंपनीज प्रोवाइड करती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये प्रक्रिया में मैं नहीं समझता कि कोई पंचर पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई इज वेरी क्लियर फोकस अबाउट गिविंग द काइंड ऑफ ए thrust to the real estate, particularly because of, I think, the requirement of real estate is on a higher side. So they are basically giving trust to many of the NBFC companies for retail lending on the real estate side. I would remain optimistic about it. Maybe I think in the near term, many of the companies are fully discounting the price, तो शायद उसके अंदर profit booking भी आ सकता है. But that would be the time to buy into afresh when market dips. सर 2023 में कोई भी अगर ऑटो स्टॉक खरीद लिया होता तो उसमें पैसा बनता, लगभग ऐसा इंडस्ट्री का ट्रेंड था। ये इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑटो इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है, क्या ये आपको कंटिन्यू होता देखती है? और किस सेगमेंट में जाएं, कमर्शियल व्हीकल्स अच्छा करेंगे या फिर टू व्हीलर्स या फिर पैसेंजर व्हीकल्स? आपकी क्या फेवरेट पिक है? अगर मार्केट का वैल्यूएशन 12-15 ट्रिलियन बनना है अगले 12 साल में, 15 साल में, मेरे ख्याल से आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज विल परफॉर्म अलोंग विद द बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज, एंड few companies which remain absolutely convincing. One among them would be Tata Motors. I think ये कंपनी ने काफी हद तक अपना जो पेन प्रोसेस है कंडक्ट किया है. दैट मीन्स दे हैव एक्चुअली गॉन आउट ऑफ, आई थिंक, वॉट एवर द लेगासी कॉस्ट एटसेट्रा फॉर देयर. They have actually corrected that strategy. They have corrected the strategy of bringing and launching newer models in passenger vehicle segment, electric vehicle segment. In JLR portfolio, it's a joker in the pack. According to me, I think JLR portfolio जब भी मोनेटाइज होने के लिए अगले सालों के अंदर बाहर आएगा, that will give, I think, a good spot to Tata Motors shares. I think because it will give a higher amount of valuation upliftment. So we are reasonably confident about auto, and at the same time extremely confident about some of the auto ancillaries कि जिनके अंदर अगले समय के अंदर अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी बनने जा रही है। सर दिवाली के मौके पे हमारे साथ जुड़े हो, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बेशक जानना चाहेंगे कि देवेंद्र सर की सबसे फेवरेट पिक्स कौन सी हैं। तो दिवाली के मौके पे आप कुछ पिक्स शेयर कर दीजिए। मैं डिस्क्लेमर आपकी ओर से दे देता हूं कि ये नॉलेज पर्पस के लिए समझें और अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस, थोड़े से फाइनेंशियल स्टडी खुद भी कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जब देवेंद्र सर बताएं तो फंडामेंटल्स तो बहुत सॉलिड होंगे ही, पर शेयर बाजार में कुछ भी हो सकता है। तो ये है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। अब सर, दिवाली टू दिवाली अगर बेट लगानी हो तो आपके टॉप पिक्स कौन से होंगे? और अगर 1 लाख रुपए किसी को लगाना हो तो कैसे एलोकेट करें, लार्ज कैप्स में और मिड कैप्स? अगेन आई थिंक इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, आपको लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है तो आप मिड कैप में जा सकते हो। अगर रिस्क लेने की क्षमता कम है तो लार्ज कैप में ज्यादा जाना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि 70% एलोकेशन टू लार्ज कैप एंड 30% एलोकेशन टू मिड एंड स्मॉल कैप would be a right strategy for relatively better return that you need to produce out of your portfolio. As far as our approach is concerned for buying, I think मेरे ख्याल से I think some of the auto and auto ancillary companies are remaining extremely comfortable. Companies like Tata Motors, companies like Minda, companies like those which are in the leisure and travel and tourism business. Those are the companies which are remaining relatively more stronger going forward. So I think you can consider them. At the same time, I think जो कंपनियां रेलवे और डिफेंस के साथ में जुड़ी है, पर्टिकुलरली जो कंपनियों के पास कैपिटल गुड सेगमेंट का कारोबार है, उनके लिए शायद मेरे ख्याल से कंपनियां अच्छी तरह से बढ़ेगी आगे। पर्टिकुलरली ईएमएस सेगमेंट के अंदर जो कंपनियां अपने कारोबार कर रही है, उनके लिए एक अच्छा समय भी डेफिनेटली रहेगा। मेरी एक मुश्किल यहाँ पे रहती है कि मैं बहुत ज्यादा कंपनी के नाम के साथ में बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आई थिंक दिस इज नॉट अंडर द रेगुलेशन। बट फिर भी विद द डिस्क्लेमर दैट आई थिंक दोस कंपनीज नेम्स व्हिच आई एम सजेस्टिंग, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। आप आपका खुद का स्टडी करके लीजिए। उसके अंदर रिलायंस का समावेश भी कर सकते हैं, जियो फाइनेंस का समावेश भी आप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कंपनीज लाइक पूनावाला फाइनेंस दैट आल्सो रिमेन्स रीजनेबली गुड एंड स्ट्रॉन्ग बैट, उसका भी आप समावेश कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसो का समावेश कर सकते हैं, टाटा मोटर्स का समावेश कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस आर फ्यू नेम्स which I believe that are likely to perform better
even the HDFC Bank, I think, would possibly be a good choice to buy into the portfolio if you are holding for 3 years and above period. So I think you have to be selective in buying it, but opportunity काफी मिलेगी ये कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए. अगेन डिस्क्लेमर रहेगा कि ये कंपनी के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है, क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम आई थिंक आवर पोर्टफोलियोज मे बी कैरिंग दिस कंपनीज इन द एक्सपोजर देयर. देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए, और बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको हैप्पी दिवाली. थैंक यू रजा, थैंक यू सो मच, एंड आपकी सब टीम मेंबर को भी मेरी खूब खूब शुभकामनाएं दिवाली की. आपके दर्शक मित्रों को भी मेरी खूब शुभकामनाएं दिवाली की. आगे का समय अच्छा रहेगा और हम वापस आपके साथ में जुड़ेंगे. तब तक के लिए हैप्पी दिवाली एंड एंजॉय द फेस्टिविटीज. थैंक यू सर. थैंक यू.